हे गाइस, वेलकम बैक। सो अब हम कंटिन्यू करेंगे अपना शेंगन वीज़ा का प्रोसेस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और कैसा, मतलब हर डॉक्यूमेंट में क्या डिटेल्स होने चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ दोबारा मैं आपको रिमाइंड करना चाहती हूँ, ये सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा के लिए है और ये पर्टिकुलरली स्विट्ज़रलैंड के थ्रू अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए है। कोई और कंट्री के थ्रू अगर आप अप्लाई कर रहे हो जैसे फ्रांस, जर्मनी, तो उसके डॉक्यूमेंट थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे और उसका थोड़ा प्रोसेस भी डिफरेंट हो जाएगा। तो प्लीज़ 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 रिमेंबर दिस, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट की जो बात करते हैं तो शेंगन वीज़ा के लिए ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो सबको दिखानी होती है, रिगार्डलेस आप सैलरीड प्रोफेशनल हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो या बिजनेस ओनर हो, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको लिस्ट बताऊंगी क्या क्या दिखाना होता है। जनरली क्या होता है कि जो डिफरेंट ऑक्यूपेशन होता है उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ प्रूफ ऑफ इनकम या फंड्स में दिखाना पड़ता है, ठीक है। बट उसके अलावा जो सारी चीज़ें हैं वो सेम रहती हैं। तो फर्स्ट तो आपको जो दिखाना है वो है वैलिड पासपोर्ट, जिसमें 2 ब्लैंक पेजेस कंपलसरी है क्योंकि वहीं पे आपका वीज़ा लगेगा और स्टैम्प लगेंगे। एंड उसके अलावा जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है वो एटलीस्ट 3 मंथ तक होनी चाहिए आपके एंड ऑफ ट्रिप के डेट के बाद, ठीक है। तो जैसे समझ लो अगर आपका ट्रिप एंड आपने जो दिखा रहे हो 15 जून है तो आपका पासपोर्ट 15 सितंबर तक वैलिड होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो वो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो फिर आपको नया मतलब एप्लीकेशन पूरा फिल करना पड़ेगा। तो बेस्ट है कि आप ये अवॉइड करें। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है 3 महीने के अंदर, मतलब आपके डेट्स के लिए, तो फिर आप नया पासपोर्ट अप्लाई करें और उसके बाद यहाँ पे शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई करें, ठीक है। तो पहला तो आपको वैलिड पासपोर्ट दिखाना है। दूसरा आपको अपने पुराने पासपोर्ट्स भी अटैच करने होंगे अपने एप्लीकेशन के साथ। पासपोर्ट वो इसलिए देखते हैं क्योंकि उनको देखना है कि आपकी कितनी, क्या कहते हैं, कितने फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो आप, कोई और कंट्रीज़ गए हो कि नहीं गए हो, और कहीं कुछ ओवरस्टे किया है कि नहीं किया है। तो ये सब वेरीफाई करने के लिए वो आपका दूसरा पासपोर्ट भी मांगते हैं। तो अगर मतलब डैमेज हो गया है या जो भी हो गया है आपको अटैच करना पड़ेगा वो, ठीक है। तीसरी जो चीज़ है वो है 2 कलर्ड फोटोग्राफ्स ऑन अ वाइट बैकग्राउंड और इसका डायमेंशन होना चाहिए 35 to 40 mm, ठीक है। और 6 मंथ से ओल्ड नहीं होनी चाहिए। ये सब अगर आप डिटेल्स कोई भी फ़ोटो स्टूडियो में जाके बोलोगे कि शेंगन वीज़ा, स्विट्ज़रलैंड के वीज़ा के लिए अप्लाई करना, और ये सब आप दिखा दोगे उन्हें तो वो खींच देंगे, तो कोई इशू नहीं है और सही खींचते हैं वो फ़ोटो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ऑब्वियसली वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके फिल करके वो भी सबमिट करना है अपनी एप्लीकेशन के साथ। कैसे फिल करना है वो सब मैं आपको बाद में बताती हूँ। उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस एक चीज़ बहुत मैंडेटरी है। आपको 30,000 यूरो का कवरेज चाहिए होगा। कवरेज का मतलब ये नहीं है कि ट्रैवल इंश्योरेंस 30,000 यूरो का कॉस्ट करेगा आपको। उसका मतलब ये है कि अगर आप मतलब जो भी उसमें ऑफरिंग्स होंगी, जैसे बैगेज लॉस के लिए आपको मिलता है रिफ़ंड, या ये सब टिकट अगर जैसे फ़्लाइट डिले हो गई है, कैंसिल हो गई है, कुछ हो गई है, तो इन सब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो रिफ़ंड थ्रू द ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी। तो वो सब जो आपको मिलेगी बेनिफिट्स वो 30,000 यूरो के होने चाहिए, ठीक है। तो मेडिकल इंश्योरेंस ये सब इसी ट्रैवल इंश्योरेंस में आएगा। और जनरली जो ट्रैवल इंश्योरेंस होता है वो आपको कुछ कॉस्ट करेगा एनीवेयर बिटवीन 800 to 5,000 INR, ठीक है। मतलब अच्छी उससे भी करोगे तो, क्योंकि जनरली इट डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ योर स्टे। तो अगर आप 10 दिन के लिए जा रहे हो तो आपका 800 से 1500 से ज़्यादा नहीं आएगा ट्रैवल इंश्योरेंस का कॉस्ट। मैं 3 महीने के लिए गई थी तो मेरा 5,500 था ट्रैवल इंश्योरेंस कॉस्ट पूरे 3 महीने का, ठीक है। तो वो चीज़ है। और जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो आपको उनके अप्रूव्ड लिस्ट से ही आप क्या कहते हैं ले सकते हो। तो जो लिस्ट का जो लिंक है वो भी मैं इस वीडियो में मैं ऐड कर दूँगी, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी से आप अप्लाई कर सकते हो। जनरली रिलायंस डिजिटल ऐसी कंपनीज़ होती हैं, तो कोई भी अच्छी रेप्यूटेड कंपनी ली। तो मैंने लिया था ट्रैवल इंश्योरेंस टाटा AIG का। मुझे ऐसा कुछ यूज़ नहीं आया, तो आई डोंट नो कितने रिलायबल हैं, क्या है। तो मैं आपको ऐसा खाली पीली रिकमेंडेशन नहीं देना चाहती, तो आप खुद का रिसर्च कीजिए, देखिए आपको कौन सा बेटर लग रहा है आपके केस के लिए। टाटा AIG थोड़ी सी रेप्यूटेड कंपनी है, बट अगेन रेप्यूटेड कंपनी से कुछ नहीं होता है अगर वो आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो यस, द चूज़ द बेस्ट जो आपको सही लगता है,
ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फ़्लाइट टिकट्स पे। तो आपको रिटर्न फ़्लाइट टिकट दिखानी होगी आपको, जैसे इंडिया से शेंगन कंट्री का और शेंगन कंट्री से बैक टू इंडिया आपको ये फ़्लाइट टिकट दिखाना ही है, ठीक है। या फिर अगर आप कोई दूसरी कंट्री के लिए जा रहे हो तो फिर आपको उनका वीज़ा भी दिखाना पड़ेगा। तो फिर ये बात हो जाएगी, जैसे अगर आप समझ लो कि आप शेंगन कंट्री के बाद यूके जा रहे हो तो आपको पहले यूके के लिए वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप शेंगन कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उससे पहले नहीं कर सकते, क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा कि आप एंटर कर सकते हो, क्योंकि फ़्लाइट टिकट्स में आप कैसे दिखाओगे। तो फ़्लाइट टिकट अगर आप यूके का दिखा रहे हो शेंगन कंट्री से, तो उनको प्रूफ चाहिए कि आपके पास वीज़ा है और आपको अलाउ कर देंगे वहाँ पे एंट्री। तो इसलिए जनरली क्या करते हैं लोग हैं, वो डमी टिकट का इस्तेमाल करते हैं। डमी टिकट करते हैं इंडिया टू इंडिया का, रिटर्न ट्रिप फ्रॉम इंडिया के लिए। मैंने पर्सनली डमी टिकट यूज़ नहीं किया है आज तक, तो मैं नहीं बोल सकती, बट बहुत सारे लोगों ने किया है और वो बोलते हैं उनको मिल जाता है। मैंने किया था, क्या कहते हैं, मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, तो मैंने बुक की थी अपनी फ़्लाइट्स। रिफ़ंडेबल नहीं थी फुल्ली, मतलब उसमें मेरे कुछ 10,000 रुपये कटते अगर मैं कैंसिल करती, विच वॉज़ बेरेबल फॉर मी। मुझे ठीक लगा दैन टेकिंग द रिस्क, क्योंकि मैंने पहली बार अप्लाई करी थी शेंगन वीज़ा पे, तो मुझे नहीं पता था डमी टिकट की वजह से मेरा रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं कर देंगे। बट रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड थी, उसने डमी टिकट बुक किए थे और उसको शेंगन वीज़ा मिल गया था। तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप फ़्लाइट टिकट बुक कर लीजिए रिफ़ंडेबल। अगर आपको फुली रिफ़ंडेबल मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप वो बुक कर लें। अगर नहीं मिलती है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप या तो डमी टिकट के लिए जाएँ, या फिर आप ऐसी पार्शली रिफ़ंडेबल के लिए जाएँ जहाँ पे आपको ज़्यादा लॉस ना हो। तो दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आपको क्या करना है उसमें, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। तो आपका जितना भी ड्यूरेशन है ऑफ स्टे का, ट्रिप का, आपको हर दिन का अकोमोडेशन प्रूफ दिखाना होगा। तो 15 दिन है तो आपको 15 दिन का सारी होटल बुकिंग्स दिखानी है। 20 दिन का है, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, जितने का भी आपको सारा डिटेल्स दिखाना होगा। क्योंकि मैं 50 दिन के लिए अप्लाई कर रही थी, तो मैंने 50 दिन के होटल प्रूफ्स दिखाए थे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप होटल बुक कर लो, आपके पास ऑप्शन है कि आप booking.com पे जाके रिज़र्व कर सकते हो और उसका कंफर्मेशन प्रूफ दिखा सकते हो उन्हें। और booking.com का ये भी फ़ायदा है कि आप वो वाली होटल्स या हॉस्टल्स बुक कीजिए, अगर मतलब पेमेंट भी करना है आपको, जो फ्री कैंसिलेशन देते हैं, मतलब ट्रिप के 2-3 दिन पहले तक भी वो फ्री कैंसिलेशन ऑप्शन होता है उनका। तो आप कैंसिल भी करोगे तो वो आपका फुली रिफ़ंड कर देंगे। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप booking.com के थ्रू रिज़र्व करें और फिर वो उसका कंफर्मेशन प्रूफ अपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करें, ठीक है। और अगला हम आते हैं फ़ोटोकॉपीज़। तो फ़ोटोकॉपीज़ आपको करवानी पड़ेंगी पासपोर्ट के फर्स्ट पेज, लास्ट पेज, और अगर आपके पास यूके का, यूएस का या कनाडा का अभी वैलिड वीज़ा है तो उसका फ़ोटोकॉपी। ये 4-5 आपको फ़ोटोकॉपीज़ करा के सबमिट करना होगा एप्लीकेशन के साथ। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कवर लेटर। कवर लेटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि उसकी वजह से ही आप अपना पर्सनालिटी कन्वे करोगे उन्हें, और आप उनको कन्विंस कर सकते हो कि मुझे प्लीज़ जाने दीजिए, मुझे वीज़ा दीजिए, मुझे बस टूरिज़म पर्पस के लिए जाना है और मेरा कोई मोटिव नहीं है। तो दिस कवर लेटर इज़ योर बेस्ट चांस टू गेट द शेंगन वीज़ा। तो जैसे मैंने आपको बोला, मैं फ्रीलांसर वाला वीज़ा अप्लाई किया था, क्योंकि मैं फ्रीलांसर हूँ, तो मेरे लिए सैलरीड एम्प्लॉय और बिज़नेस ओनर वाला नहीं काम करता है। तो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं नहीं दिखा सकती उनको। तो फ्रीलांसर के में यही प्रॉब्लम होता है कि उनको श्योरिटी नहीं है कि आप अपनी कंट्री में वापस आओगे, क्योंकि आपका कोई जॉब नहीं है जो आपको टाई अप कर रहा है, ना आप स्टूडेंट हो कि आपको कॉलेज के लिए वापस आना है, स्कूल के लिए वापस आना है। तो उनको समझ नहीं आता कि आप अगर मतलब बेसिकली अगर आपका मन किया तो आप वहाँ पे रुक ना जाओ कहीं। तो वो है उनको बेसिकली कि आपका प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा कि आप वापस आओगे। तो उसके लिए क्या है कि कवर लेटर में मैंने पूरा ऐसे मेंशन किया था कि मैं क्यों जाना चाहती हूँ, कि मेरा बचपन से सपना था कि मैं यूरोप में जाऊँ, यूरोप में घूमूँ, कंट्रीज़ में घूमूँ। और सिंस मैं ट्रैवल ब्लॉगर हूँ तो मेरा काइंड ऑफ जॉब भी यही है और मुझे पसंद भी है घूमना बहुत ज़्यादा। और मेरे
मेरे साथ एक बेनिफिट ये था कि मेरी पिछली कंट्रीज़ के बहुत सारे वीज़ाज़ थे, कुछ 10 कंट्री के वीज़ाज़ थे, तो उनको थोड़ा मतलब अश्योरिटी हो गया था। बट बिकॉज ऑफ माई कवर लेटर दे गेव मी अ कॉल बैक, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा एप्लीकेशन थोड़ा वीक है, क्योंकि मेरे पास कोई फुल टाइम जॉब नहीं है या फिर मेरे नाम का कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि उनको श्योरिटी हो कि मैं वापस आऊँ। तो क्योंकि मैंने कवर लेटर में सब कुछ साफ साफ अच्छे से लिखा था कि ये वाले डॉक्यूमेंट मैं सबमिट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है ये, और ये वाले उसके अलावा मैंने सबमिट किए हैं, और मैंने पूरा डिटेल्ड इटनरी दिखाया था पूरे 2 महीने का कि 1 से लेके 5 मई तक मैं इधर होंगी, 5 से 7 में इधर होंगी, ये करूँगी मैं, वो करूँगी। और मैंने उसमें मेंशन भी किया था कि ये मेरा ट्रैवल ब्लॉग है, ये सब है, सारी डिटेल्स मैंने ढंग से मेंशन की थी। मैंने बता भी रखा था कि मैं कौन सी कंट्रीज़ में घूमने जाऊँगी, क्यों घूमने जा रही हूँ हर कंट्री में, स्विट्ज़रलैंड के लिए क्यों अप्लाई कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे कॉल बैक किया और उन्होंने मुझसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगी, क्योंकि उन्होंने बोला कि आपका थोड़ा एप्लीकेशन वीक है, तो अगर आप ये डॉक्यूमेंट दे देते हो तो हेल्प हो जाएगा। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कवर लेटर अच्छे से डिटेल में लिखो। प्लीज़ ऐसे 4 लाइन का मत लिख देना कि ये मुझे बस घूमने जाना है। यू विल नीड टू टेल देम कि आपको वहाँ पे स्पेसिफिकली क्यों घूमने जाना है, कोई ऐसी क्या स्पेसिफिक चीज़ है जो आपको वहाँ पे ले जाने के लिए मजबूर कर रही है, जो आपको, जिसकी वजह से आपको इतना मतलब चुल मच रही है कि आप यूरोप जाएँ, ठीक है। तो दैट्स वाई कवर लेटर भी ये मतलब जो मैंने बोला है वो तो पर्सनल कवर लेटर में आ जाएगा। और आप बिज़नेस ओनर हो तो आपको अपने बिज़नेस लेटर हेड पे कवर लेटर लिखना होगा, और उसमें ये आपकी डिटेल्स होनी चाहिए कि कहते हैं जो भी, कि आपका कंपनी का क्या है, ये है वो है, आपका क्या बिज़नेस है वहाँ पे, उस सब के बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट द कवर लेटर बेसिकली। अब आते हैं लास्ट अपने पार्ट पे, जो है प्रूफ ऑफ फंड्स, ठीक है। अब प्रूफ ऑफ फंड्स जो है वो आपका, उसके डॉक्यूमेंट्स डिफ़र करते हैं डिपेंडिंग ऑफ आपके एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में, ठीक है। तो पहली बात तो जैसे फ्रीलांसर्स के लिए क्या है, हम लोग के लिए कुछ वहाँ पे लिखा नहीं है, तो मेरे को बहुत कन्फ्यूजन था कि हमको क्या सबमिट करना है, क्या नहीं सबमिट करना है। तो जो भी मेरे पास था मैंने वो सबमिट कर दिया। मेरे पास जीएसटी नहीं था क्योंकि मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं था वो, तो मेरे पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो मैंने वो नहीं सबमिट किया था। मैंने किया था अपने पर्सनल बैंक स्टेटमेंट 3 महीने के, जो अटेस्टेड होने चाहिए बैंक से, और मैंने सबमिट किया था अपना ITR पिछले 4 साल का, ठीक है, सो दैट दे नो कि हाँ मैं पेइंग सिटीज़न हूँ, मैं कहीं नहीं भाग रही हूँ, सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है। तो सबसे ईजी होता है जो सैलरीड प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको 3 महीने का अपना सैलरी स्लिप दिखाना है, 3 महीने का सैलरी अकाउंट का क्या कहते हैं बैंक स्टेटमेंट दिखाना है जो अटेस्टेड होना चाहिए, 3 महीने का पर्सनल अकाउंट का स्टेटमेंट दिखाना है अगर आपके पास अलग से है कोई पर्सनल अकाउंट, एंड क्या कहते हैं 2 साल का ITR आपको दिखाना है, ठीक है। और आपको एक NOC चाहिए होगा आपकी कंपनी से कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लीव से, इतने दिन के लीव से, ठीक है। तो आप ये सब दिखा दोगे तो आपका शॉर्ट हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा, एज लॉन्ग एज यू हैव इनफ फंड्स इन योर बैंक, दैट्स गिवन, ठीक है। और जहाँ तक बिज़नेस ओनर्स की बात है तो उनको ऑब्वियसली अपना GST रजिस्ट्रेशन या फिर क्या कहते हैं बिज़नेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर पार्टनरशिप डीड या फिर जो भी मतलब प्रूफ ऑफ ओनरशिप आप दिखा सकते हो कंपनी के लिए, वो दिखाना होगा। उसके बाद आपको कंपनी का बैंक स्टेटमेंट का 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट दिखाना है, पर्सनल अकाउंट का 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट दिखाना है, और दोनों कंट्री मतलब कंपनी और अपना पर्सनल ITR दिखाना है 2 साल का। हाँ, फाइनली एक और चीज़ है कि अगर इन केस आपको कोई भी वीज़ा कभी रिजेक्ट हुआ है तो आपको वो रिफ्यूज़ल नोटिस भी उसके साथ अटैच करना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स तो थे। अब मैं लास्ट 2 डॉक्यूमेंट्स पे मतलब लास्ट 2 प्रूफ पे आती हूँ। एक तो है कि देयर इज़ अ चांस कि वो आपसे पूछ लें कि आप कैसे ट्रैवल करने वाले हो विद इन द शेंगन कंट्रीज़, तो उसके लिए वो शायद से आपको इंटरकनेक्टेड फ़्लाइट्स या फिर जो भी ट्रेन टिकट्स आपने बुक किया है वो सब पूछ सकते हैं। तो अगर आप श्योर नहीं हो या फिर मतलब कुछ भी हो सकता है, बट एक चीज़ जो आप कर सकते हो वो है आप यूरेल पास ख़रीद सकते हो, यूरेल मोबाइल पास टू बी स्पेसिफिक, क्योंकि उसमें क्या है कि आप उसको कभी भी एक्टिवेट कर सकते हो
जब भी आपका मन चाहे। ऐसा नहीं है आपने अगर ख़रीद लिया तो वो एक्टिवेट हो गया, नहीं, जब आप उसको पहली बार यूज़ करोगे तभी वो एक्टिवेट होगा। तो जैसे, और वो 1 साल के लिए वैलिड रहता है। तो समझ लो आपने जैसे अभी ले लिया वो पास, तो वो अगले साल तक वैलिड रहेगा। तो आप इस साल में कभी भी जाओ शेंगन कंट्री तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जो यूरियल पास है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है कुछ कंट्रीज़ के लिए, लाइक जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली वगैरह। फ्रांस के लिए भी सही है, बट वो ये है कि फ्रांस और इटली में आपको रिजर्वेशन फ़ी भी पे करना पड़ेगा, बट इट इज़ कम्प्लीटली वर्थ इट। क्योंकि अगर जनरली अगर आप टिकट खरीदोगे इधर से उधर जाने का तो कभी कभार 100 यूरोज़ का पड़ जाता है वो। तो और जो मैंने लिया था वो था 2 मंथ में 15 डेज़ वाला, जो था कुछ 750 USD टाइप का कुछ था, उसके राउंड था। एंड इट वाज कम्प्लीटली वर्थ इट, क्योंकि आप मल्टीपल दिन में कितनी भी बार ट्रेन्स ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। 15 दिन आप ट्रेन सुबह से शाम ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, बट या, तो इट्स कम्प्लीटली वैल्यू, मतलब वर्थ द वैल्यू। तो ये एक ऑप्शन है अगर आपको करना है कि अगर आपका जैसे जो भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हो आप, और उधर वो कंपलसरी आपको बोलें कि आपको इंटरकनेक्टेड फ़्लाइट या ट्रेन टिकट, तो आप उनको यूरियल पास का डिटेल्स बता सकते हो कि मेरे पास यूरियल पास है और मैं ये यूज़ करने वाली हूँ या वाला हूँ, ठीक है। तो दैट्स एन ऑप्शन। जनरली वो नहीं पूछते, मेरे से भी नहीं पूछा था इंटरकनेक्टेड फ़्लाइट का, क्योंकि ऑब्वियसली सबको पता है कि जब तक शेंगन वीज़ा नहीं मिलता है बहुत मतलब चांसेस होते हैं रिजेक्शन के, तो ऑब्वियसली सब लोग ये सब नहीं खरीदेंगे। तो हाँ, तो वो है। और कमिंग टू कितना पैसा होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट में, तो जैसे मैंने आपको बोला था आपको प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा फ़ंड्स के लिए। बट कितना पैसा आपको दिखाना है वो डिपेंड करता है एक्चुअली कंट्री पे जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जैसे स्विट्ज़रलैंड का क्या है कि अगर आपने क्या कहते हैं होटल्स बुक नहीं किए हैं, ठीक है, तो आपके पास होना चाहिए कम से कम 93 यूरोज़, मतलब आप राउंड ऑफ करके 100 यूरोज़ मान लो, 100 यूरोज़ अ डे फॉर द ड्यूरेशन ऑफ योर ट्रिप, ठीक है। लेकिन जैसे स्टूडेंट्स के लिए उनका कुछ है कि स्टूडेंट्स अगर हैं जिनके पास वैलिड आईडी है, तो उनके लिए जो प्रूफ दिखाना होता है वो हो जाता है 30 यूरोज़ अ डे, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ डिपेंड्स फ्रॉम कंट्रीज़ टू कंट्रीज़। अब कुछ कंट्रीज़ होती हैं जिनका बहुत चीप होता है, जैसे स्वीडन है, स्वीडन में आपको दिखाना है 50 यूरोज़ के अराउंड पर डे, ठीक है। देन स्पेन है, स्पेन में आपको 100 यूरोज़ पर डे के हिसाब से दिखाना है, और अपने ड्यूरेशन ऑफ स्टे के लिए 900 यूरोज़ तो चाहिए आपको, ठीक है। और स्लोवेनिया है जहाँ पे 70 यूरोज़ पर डे है, स्लोवेकिया है जहाँ पे 56 यूरोज़ पर डे है। जो एक सबसे चीपेस्ट कंट्री मुझे लगी है इन टर्म्स ऑफ लाइक दिखाने के लिए प्रूफ ऑफ फंड्स, वो है पोलैंड, क्योंकि उसमें है कि अगर आपका स्टे 3 दिन तक का है तो आपको 70 यूरोज़ टोटल दिखाना होगा, और अगर आपका 3 दिन से ज़्यादा है तो आपको 23 यूरोज़ पर डे के हिसाब से दिखाना होगा। और अगर आपने फ्लाइट करी हो, होटल्स बुक कर रखे हैं, तो आपको बस डेली अलाउंस के लिए कुछ 5 यूरोज़ पर डे दिखाना है। तो इट्स लाइक वन ऑफ द चीपेस्ट प्लेसेस। तो अगर आप इधर का मतलब आपके लिए ईजी पड़ जाएगा यहाँ पे प्रूफ ऑफ फंड करने के लिए कि आपके पास है इतना फंड्स। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप जा रहे हो शेंगन कंट्री तो आप पोलैंड के थ्रू जाइए, क्योंकि थोड़ा इनका इजी प्रोसेस है कंपेरेटिवली टू अदर। मतलब जैसे स्विट्ज़रलैंड में तो आपको 100 यूरोज़ दिखाना पड़ेगा, विच इज़ लाइक अ लॉट ऑफ अमाउंट। तो या, तो दिस इज़ लाइक द डॉक्यूमेंट्स एंड द बैंक बैलेंस स्टेटमेंट कितना होना चाहिए। जो मीन्स ऑफ सब्सटेंस वाला जो आर्टिकल है जो मैंने रेफ़र किया था, वो भी मैं नीचे लिंक में ऐड कर दूँगी, तो आप देख सकते हो। थोड़ा और रिसर्च करना पड़ेगा थोड़ा अपडेटेड कॉस्ट के लिए, बट हाँ जनरल आइडिया यही होता है। तो येस, सो लेट्स कम बैक टू द प्रोसेस कि वंस यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग रेडी, तो उसके आगे क्या करना। हाँ, तो अब क्या करना है कि अब आपने अपॉइंटमेंट ले लिया है, आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। अब अपॉइंटमेंट वाले दिन आप 15 मिनट पहले आइए अपने अपॉइंटमेंट के, ठीक है। आप मैक्स 20 मिनट पहले ही आ सकते हो, इससे ज़्यादा जल्दी नहीं आ सकते हो। आप अंदर एंटर करोगे और वो आपको एक टोकन नंबर देंगे, तो आप जो भी डेस्क लिखा है उस पर, वहाँ पे उसके सामने जाके आपको वेट करना है। जब आपका टोकन नंबर कॉल होगा तो आपको सारी अपनी डॉक्यूमेंटेशन उनको देनी है, ठीक है। तो वो आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे, कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो आपको दोबारा भेजेंगे कि आप
ये लेके आओ वो लेके आओ, उसके लिए अगेन फिर आपको बाहर जाके प्रिंट आउट लेके आना पड़ेगा, फ़ोटो लेके आना पड़ेगा जो भी है, और फिर एंटर करोगे तो टोकन वोकन कुछ नहीं होगा, बस आप एंटर कर लेना और डायरेक्ट उनके डेस्क के पास चले जाना, ठीक है। तो इसके बाद जब आपने एक बार सारी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए तो आपको एक रिसिप्ट मतलब एक इनवॉइस देंगे जो यूज़ करके आपको पेमेंट करना होगा अपने शेंगन वीज़ा का। तो उसका काउंटर अलग होता है, उधर जाइएगा और वहाँ पे वेट करिए, शायद से लोग होंगे आपके आगे, नहीं है तो आप जाके पेमेंट कर सकते हो। वो रिसिप्ट देगी, वो रिसिप्ट लेके आपको वापस ये जो फर्स्ट डेस्क था वहाँ पे आना होगा, फिर आपको वो बायोमेट्रिक के लिए भेजेंगे आपकी डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। तो बायोमेट्रिक का आप वेट करेंगे, बायोमेट्रिक में वो आपके सारे फिंगरप्रिंट्स और क्या कहते हैं फेशियल रिकॉग्निशन सब कुछ करेंगे, वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे एंड दैट्स इट। आपको एक एंड में एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगा कि ये आपका आपने इतना पेमेंट कर दिया है, ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, आप वो यूज़ करके अपना एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। वरना तो आपके पास ऑप्शन है कि आप SMS का ऑप्शन भी ले लो, जो शायद से 200-300 रुपये और एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, वो आपको मैसेज करते रहेंगे कि कब आपका पासपोर्ट VFS से एम्बेसी के पास गया है और कब वापस आ गया और डिस्पैच कब हो गया है, तो ये सारी डिटेल मिल जाती हैं, ठीक है। जनरली जैसे मैंने बोला 15 वर्किंग डेज़ लगता है, मेरा 3 दिन में आ गया था, बट दैट इज़ नॉट नॉर्मल, वो बाय फ्लूक आ गया होगा क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं थी जब मैंने अप्लाई किया था, मुझे अपॉइंटमेंट भी उसी हफ्ते का मिल गया था। जनरली ऐसा नहीं होता है, आपको 1 या 1.5 महीने के बाद का ही मिलता है, तो ये है। तो जब ये सारा आपने सबमिट कर लिया, आप घर पे आ गए, ठीक है, हो गया ये। अब कुछ दिन बाद आपको ईमेल आएगा, या फिर अगर आपने SMS के लिए ऑप्ट किया तो SMS आएगा, या फिर आप क्या कहते हैं ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो 1-2 हफ्ते के बाद कि कुछ प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं हुआ है। वहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा VFS की वेबसाइट पे, उधर आप जाके अपना एप्लीकेशन या फिर जो भी नंबर उधर मांगेंगे वो डाल के आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो वंस आपका वीज़ा अप्रूव या रिजेक्ट हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, कोई पता नहीं चलता, आपको पता चल जाएगा कि वो डिस्पैच हो चुका है ब्लू डार्ट के थ्रू। और वंस वो डिस्पैच कर देते हैं उसको, अगर मतलब आपने कुरियर ऑप्शन के लिए चूज़ किया है तो 2 दिन लगता है मैक्स, वैसे तो 1 ही दिन में आ जाता है, बट हाँ मैक्स 2 दिन लगेगा, और वो आपको कॉल करेंगे और आप के घर आएंगे और आपको दे देंगे, ठीक है। अगर आपने पासपोर्ट कलेक्शन के लिए ऑप्शन के लिए चूज़ किया है तो वही आपको क्या कहते हैं ट्रैक एप्लीकेशन करोगे तो पता चल जाएगा कि आपका वापस VFS पे आ गया और रेडी टू कलेक्ट है, तो आप जाइए वहाँ पे पासपोर्ट कलेक्ट कीजिए। जब आप पासपोर्ट कलेक्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपका वीज़ा अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वीज़ा अप्रूव होता है तो आपको मतलब उसके साथ वो थोड़ी चीज़ें मतलब दे देंगे कि ऐसा ब्रोशर टाइप का। अगर रिजेक्ट हुआ है तो एक लेटर दिया होगा कि ये रिजेक्ट हो चुका है, रिफ्यूज़ल नोटिस बेसिकली आपके लिए, ठीक है। तो जब आपका वीज़ा अप्रूव होता है तो सबसे पहली चीज़ आपको जो करनी है वो आपको देखना है कि वीज़ा वैलिडिटी कितना है और ड्यूरेशन कितना है, दोनों सेम चीज़ नहीं है, दोनों डिफरेंट होता है। तो कभी कभार होता है कि वो वीज़ा वैलिडिटी आपको 3 महीने का दे देंगे, जिसके अंडर आपको अपना ट्रिप करना है, मतलब 3 महीने के अंदर आपको आके चले जाना है, ठीक है। और ड्यूरेशन उसके नीचे लिखा होता है कि 15 दिन हो सकता है, 30 दिन हो सकता है, जो भी हो सकता है। हाँ, तो जैसे मैंने कुछ 45 डेज़ का अप्लाई किया था, 40-45 डेज़ का, तो उन्होंने मुझे 50 डेज़ का दे दिया था। तो वही है, वो ड्यूरेशन में 50 डेज़ लिखा होता है, वैलिडिटी में ऐसा रैंडम डेट्स लिखा होगा, या फिर आपका 3 महीने का वैलिडिटी देंगे, बट 50 डेज़ ही आप रह सकते हो, ऐसा है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहली बार जब आप अप्लाई करोगे शेंगन वीज़ा तो बहुत कम चांसेस है कि वो आपको रैंडमली 3 महीने का देंगे। आप जितना ट्रिप का ड्यूरेशन दिखाओगे उतने का ही देंगे वो आपको वीज़ा। तो अगर आप 15 दिन का दिखा रहे हो तो ड्यूरेशन 15 दिन का ही देंगे, 2 हफ्ते का 3 हफ्ते का दिखा रहे हो तो 3 हफ्ते का मिलेगा। इसलिए मैंने 2 महीने का अप्लाई किया था, मतलब 1.5 महीने टाइप का, कि एटलीस्ट मुझे 1.5 महीने का तो मिले सॉर्ट, ठीक है। और हाँ, तो दैट्स मोस्टली इट। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिंगल और मल्टीपल एंट्री। तो शेंगन वीज़ा में क्या है कि आपका कॉस्ट सेम रहता है, अगर आप सिंगल के लिए भी अप्लाई करो या मल्टीपल के लिए भी करो, तो आई वुड ऑलवेज़ रिकमेंड कि आप मल्टीपल पे ही चेक करो, क्योंकि आपका तो कुछ नहीं जा रहा है उसमें, तो या माइट एज वेल। तो दैट्स इट। मेरा उन्होंने थोड़ा रैंडम वैलिडिटी रखी थी कि 20 अप्रैल के अराउंड से 19 जून तक, और मेरे को ड्यूरेशन ऑफ स्टे मिला था 56 डेज़ का, ऐसा टाइप का। तो यस, सो ऐसा होता है। तो
that's it guys, that's how you apply and get the Schengen visa. I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको हेल्प करे ये Schengen वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो या कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ रीच आउट करें मुझे। आप नीचे कमेंट्स में सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स देखती हूँ, रिप्लाई करती हूँ। तो यस, और मैं जल्दी ब्लॉग भी इसके बारे में लिखने वाली हूँ, उसके लिंक भी मैं नीचे डाल दूँगी। तो अगर आपको जैसे वीडियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है या समझ नहीं आ रहा है और बाकी वापस जाना है तो आप ब्लॉग में भी जाके चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलेगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, बाय।